नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे जिन किसान भाइयों ने चुकंदर की फसल लगाई है वह इस समय कंद बनने की अवस्था पर है और इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक चुकंदर की पैदावार मिले, इसके लिए आप फसल में खरपतवारों का नियंत्रण करते हुए सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग कर चुकंदर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ ओमवीर सिंह रघुवंशी। आज मैं आपको चुकंदर की खेती में प्रबंधन, चुकंदर की फसल में प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि वर्तमान प्रदेश चल रहा है, तो आपकी चुकंदर की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो गई है। कंद बनने की स्थिति लगभग स्टार्ट हो गई है, कहीं कहीं पे कंद बनने भी लगे हैं। भाइयों, अब हम बात करेंगे खरपतवार प्रबंधन की जो 30 दिन की अवस्था है आपकी, इसमें कंद बनना स्टार्ट हो गया। और जो खरपतवार हैं किसान भाइयों, जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं किसान भाइयों, तो वो आपके मेन फसल के साथ प्रतियोगिता करता है किसान भाइयों। इसलिए खरपतवार नियंत्रण प्रमुख कारक है जो आपकी उपज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसान भाइयों। आप किसान भाइयों खुरपी की सहायता से, कुदाली की सहायता से, हाथों से भी आप कुछ खरपतवार को निकाल सकते हैं। इस तरह आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। तो आपको ये देखना है कि आपकी चुकंदर जो है जड़ वाली फसल है, तो आपको जो निंदाई गुड़ाई करनी है वो ज़्यादा गहरी नहीं करनी है किसान भाइयों। इतनी गहरी करनी है ताकि आपका जो कंद है चुकंदर का वो प्रभावित न हो, वो कट फट नहीं जाए। किसान भाइयों, अभी आपने चुकंदर की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं चुकंदर की फसल में उर्वरकों के प्रयोग और सिंचाई प्रबंधन के बारे में। हम बात करते हैं चुकंदर की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। तो सबसे पहले जो प्रमुख पोषक तत्व हैं किसान भाइयों चुकंदर में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये 3 पोषक तत्व देने की आवश्यकता रहती है। इसके लिए आपको 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, 160 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होगी और पोटाश आपको लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देना होगा किसान भाइयों। किसान भाइयों, चुकंदर की फसल में सुपर फॉस्फेट और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा का उपयोग बुआई के समय किया जाता है। इसके बाद बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर चुकंदर की खड़ी फसल में 20 से 25 दिन और 40 से 45 दिन की फसल अवस्था पर छिड़क कर देने से फसल की अच्छी बढ़वार होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं चुकंदर की फसल में सिंचाई प्रबंधन। शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, तो जो आपको पानी देना है चुकंदर के खेत में वो 10 से 15 दिन के अंतराल में देना है किसान भाइयों। और किसान भाइयों ये भी ध्यान रखना है हमको कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ये जो जल भराव की स्थिति है वो चुकंदर की फसल अधिक संवेदनशील रहती है। अगर ज़्यादा पानी भरे रहेगा खेत में किसान भाइयों, तो क्या होगा कि जो आपकी पत्तियां हैं वो तो आपकी पैदावार लेंगी, पर जो आपका चुकंदर का जो कंद है वो छोटे आकार का रह जाएगा किसान भाइयों। इसलिए आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है आपको शीत ऋतु में। किसान भाइयों, चुकंदर की फसल को कुछ कीट और रोग भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे कि चुकंदर की जो फसल है उसमें कीट एवं रोग के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं कीटों के बारे में। तो किसान भाइयों, चुकंदर में लगने वाले प्रमुख कीट एक तो एफिड है, जिससे आप माहू के नाम से जानते हैं। उड़ने वाला कीट रहता है, बहुत बारीक रहता है, ज़्यादा मतलब बहुत छोटे आकार में रहता है किसान भाइयों, काले भूरे रंग का रहता है किसान भाइयों। ये जो चुकंदर की फसल है उसकी पत्तियों से रस चूसकर किसान भाइयों आपकी फसल को प्रभावित करता है किसान भाइयों। इसके लिए आप पीले रंग के चिपचिपे कागज बाजार में उपलब्ध रहते हैं किसान भाइयों। इसको आप लगभग 4 से 5 पीले कागज प्रति एकड़ की दर से आप लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा किसान भाइयों, जो चिपचिपा पदार्थ इस कागज पर लगा हुआ है उनसे ये जो आपके उड़ने वाले कीट हैं वो चिपक कर नष्ट हो जाएंगे स्वतः ही। इसके लिए आप
जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हैं, ट्राइजोफास है, इमिडाक्लोरोपिड है, 2 ml प्रति लीटर की दर से आप किसान भाइयों इसका छिड़काव कर सकते हैं और इसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले चुकंदर में आने वाला जो प्रमुख रोग है उसे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, जो बैंगनी और भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बन जाते हैं। सब शुरू की अवस्था में ये छोटे छोटे आकार के रहते हैं, पर आगे की जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है तो ये पूरे पत्ती पूरे तने पर फैल जाती है। इसको नियंत्रित करने के लिए या तो जो आपका रोगग्रस्त पौधा है उसको उखाड़ कर आप या तो गाड़ दें या जला दें, है ना। और उसके बाद आप अगर आपको रासायनिक नियंत्रण करना है तो मैनकोजेब नामक फफूंदनाशी बाजार में उपलब्ध रहती है, उसको लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह आप इसको आसानी से जो आपका सर्कोस्पोरा कवक है उसको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम देखते हैं कि चुकंदर की खुदाई कैसे करना है आपको। कि जो चुकंदर है जड़ वाली फसल है तो आपको पहले ये देख लेना है, जांच लेना है कि जो कंद है वो अच्छा जो आकार ले लिया है, उसके बाद ही आपको उसकी खुदाई करना है, अन्यथा आपको उसका उचित दाम नहीं मिलेगा किसान भाइयों। इस तरह की जानकारी का उपयोग करते हुए या इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों आप चुकंदर की फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख और प्रबंधन। तो आप अधिक लाभ के लिए सर्दी के समय किस तरह से करें मुर्गियों का प्रबंधन, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के पशु चिकित्सक डॉक्टर SK श्रीवास्तव। अभी आने वाले समय में अत्यधिक शीत ऋतु जब बढ़ेगी तो हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा मुर्गियों का। वैसे तो मुर्गियां ठंड में बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, उनका प्रोडक्शन वगैरह भी अच्छा होता है और स्वस्थ भी होती हैं, लेकिन जब अति ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो लीटर थिकनेस बढ़ा देंगे, उसमें 1-2 लेयर और हम लीटर में बढ़ा देंगे। दूसरा, जो वेंटिलेशन के लिए जो खिड़कियाँ हैं उनमें पर्दों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जब ठंड हो शाम को जैसे ही 6-7 बजे के बाद उसको पर्दे गिरा दें और उसके बाद जब दिन में जब धूप उगाए सुबह, उसके बाद फिर वो पर्दे हटाएं ताकि अंदर गर्मी रहे। तीसरा माध्यम आर्टिफिशियल लाइटिंग। अंदर जो है आप लाइट जला के रखें, अगर लाइट ऑफ रखते हैं तो ऐसे हीटर अरेंजमेंट होने चाहिए ताकि अंदर जो है वो टेम्परेचर उसका समुचित रहा आए। ये सब चीज़ें हमको हाउसिंग मैनेजमेंट में ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं कि हमको किस तरह से पानी और फीड का प्रबंधन करना चाहिए, मुर्गियों के दाना का कैसा प्रबंधन करें। मुर्गी पालक साथियों, अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि हम फीड मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वाटर मैनेजमेंट भी बहुत ही अहम रोल अदा करता है समुचित उत्पादन और हमारे मुनाफे पे। क्या होता है कि जो मुर्गी का शरीर है लगभग 75% पानी से बना होता है और लगभग 20% के आसपास उसमें प्रोटीन होता है। तो अगर पानी की कमी या पानी की अधिकता, दोनों परिस्थितियों में मुर्गियों में उसके उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो पानी हम समुचित मात्रा में तो दें ही, साथ में उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया ये है कि डीप बोरवेल का पानी हम उपयोग करें, तो गर्मी और ठंडी दोनों के समय उसमें समुचित मात्रा में पानी अच्छा मिलता है। तो ये हमको पानी जो है स्वच्छ और साफ सुथरा पानी ही उपयोग में लाना चाहिए। मुर्गी पालन में आहार प्रबंधन बहुत अहम है, साथ ही सबसे अधिक खर्च इसी पर होता है। तो आप इस व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें मुर्गियों का आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं। पोल्ट्री का फीड जो होता है 3 भागों में बांटा जाता है उम्र के हिसाब से। पहला होता है प्री स्टार्टर, जो 0 डे से, जैसे मुर्गी चूजा हमारे फार्म में आया वहाँ से स्टार्ट होके 10वें दिन तक, और 11वें से 21वें दिन तक स्टार्टर, और 21वें दिन से लेके जब मुर्गी जो है ब्रॉयलर फार्म से निकल के जो मार्केट जाता है तब तक के उसमें हम उसको फिनिशर राशन बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही कम उम्र है, प्री स्टार्टर राशन में
प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दी जाती है, लगभग 22-23% तक। फिर उसके बाद जो स्टार्टर राशन है उसमें प्रोटीन की मात्रा घट के लगभग 21-21.5 तक आ जाती है प्रतिशत में, और फिनिशर राशन में और भी कम होकर लगभग 20%। लेकिन एनर्जी वैल्यू जो है ज़्यादा आपकी जो बड़ी मुर्गियां हैं उनमें और छोटी मुर्गियों में उसी के हिसाब से कम होता है। तो हमको देखना यह है कि मेज जो है मक्का है उसकी समाहितता लगभग 60% तक मुर्गी के दानों में होती है। 30% लगभग सोया मील उसमें जोड़ते हैं, फिश मील लगभग 3% और मिनरल मिक्सचर और साल्ट, मिनरल मिक्सचर लगभग 2.5 के आसपास और साल्ट जो है लवण चूर्ण जो है वो 0.5%। इस तरह से उसमें हम पोल्ट्री फीड बनाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी के उपचार से अच्छा बचाव करना होता है, तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएंगे, आइए जानते हैं। हम बात करें कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके लिए, तो पहली बात तो ये साफ़ सफाई का समुचित ध्यान रखें। जितने भी पानी और दाने के बर्तन हैं वो कम से कम दिन में एक बार पूरी तरह से साफ़ होने चाहिए। इसके साथ साथ साफ़ सफाई पूरे फार्म की और परिसर की करते रहें। जहाँ एंट्री है वहाँ पर आप जो चूने का घोल लगा के रखें ताकि जो भी व्यक्ति प्रवेश कर रहा है उसमें फार्म में आपके, तो वो पूरी तरह से डिसइंफेक्ट होके जाए। अगर मृत्यु होती है पोल्ट्री शेड के अंदर तो मृत मुर्गियाँ निकाल के उसका समुचित निष्पादन गड्ढे में करें और उसके ऊपर चूने का घोल डाल के और उसको ढक दें। ये तरीका होता है बीमारी से बचने का। बीमारी से बचने के लिए एक और महत्वपूर्ण तरीका होता है वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना। हम आज बात कर रहे हैं जैसा कि ब्रॉयलर के लिए, तो ब्रॉयलर के लिए अलग वैक्सीनेशन शेड्यूल अपनाया जाता है। इसमें जो है जब हैचरी से जिस दिन चूजा निकलता है उसी दिन मैरेक्स का टीका कर दिया जाता है। वो हैचरी में होता है, वो आपका मुर्गी पालक के फार्म की बात नहीं है। 5वें दिन जब आपके यहाँ चूजा आ गया, 5वें दिन लसोटा वैक्सीन कहलाती है जो कि रानीखेत बीमारी के खिलाफ दी जाती है। यह नाक छिद्र और आँख में एक एक ड्रॉप डाल के चूजे को दी जाती है। फिर उसके बाद 14वें से 15वें दिन हम उसको, एक बीमारी होती है गम्बोरो, कॉमन नेम है गम्बोरो बीमारी या इन्फेक्शियस बर्सर डिजीज़ कहलाती है, उसको हम मुर्गियों को देना पड़ता है। और एक आखिरी जो टीकाकरण है वह है 28वें दिन लसोटा का रिपीट वैक्सीन। ये पीने के पानी के द्वारा पक्षियों को दी जाती है। इन तरीकों को अपनाएं तो आप समुचित ढंग से आप अपने जितने भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका रिटर्न उनके उत्पादकता के माध्यम से ले सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, गुना और इनके आसपास के जिले के किसानों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय रबी फसलों की बुआई करें। फसलों एवं सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सरसों की फसल अभी वृद्धि अवस्था में है। सरसों की इस अवस्था में प्रथम सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन की अवस्था पर, दूसरी सिंचाई 70 से 75 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। गेहूं की फसल भी अभी वृद्धि अवस्था में है। गेहूं की फसल में अगर सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के 21 से 25 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। प्रथम सिंचाई के बाद खरपतवार नियंत्रण करें। सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान के साथ मैट सल्फ्यूरान मिथाइल 40 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय आलू की फसल में गोल आकृति के भूरे रंग के धब्बे पौधों पर दिखाई दे रहे हैं। इसे झुलसा रोग कहा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 1.5 ग्राम दवा
प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। इस समय मिर्च और टमाटर की फसल में चुर्रा मुर्रा रोग होने की संभावना बनी रहती है। अतः यह रोग दिखाई देते ही इसकी रोकथाम के लिए खेत में जगह जगह पर पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं तथा थाइमेथोक्साम 25 DG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी में डायमंड बैक मोथ कीट के प्रकोप होने की संभावना बनी रहती है। यदि फसल में ये कीट दिखाई दे रहा हो तो BT के 1 किलोग्राम या इमामेक्टिन बेंजोएट 220 ग्राम दवा प्रति 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। संभावित मौसम में नींबू, संतरा व मौसम्बी में कैंकर रोग का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान 1% बोडो मिक्सचर का छिड़काव पौधों पर करें। इस समय पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार प्रदान करें और इनके आहार बनाने में बाजरा 18%, गेहूं 20%, सरसों की खली 32%, चना की चुनी 14%, अरहर की चुनी 12%, नमक 2%, विटामिन व खनिज लवण 1% एवं चूना पाउडर 1% का प्रयोग किसान करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम इमलिया, जिला जबलपुर के कृषक गणेश माली ने। यह बेर के बाग में सिंचाई प्रबंधन और कीट रोग नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो गणेश माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे किसान भाई जिन लोगों ने बेर के बगीचे लगा रखे हैं, अब देखने में आ रहा है कि बेर के जो फल हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं और परिपक्वता की ओर जाने को हैं। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई का साधन है तो सिंचाई कर देने से अभी क्या होगा, जो फलों की बढ़ोतरी रुक गई, चूँकि वर्षा नहीं हुई। हमारी जो वर्षा इस समय हुआ करती थी इन महीनों में, तो उससे फलों के आकार घट जाएगा। अगर सिंचाई है, पर्याप्त सिंचाई कर देते किसान भाई, कम से कम एक सिंचाई दे देंगे तो फलों के आकार में बराबर वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो बेर में एक सिंचाई देना इस समय अनिवार्य है। किसान भाइयों, बेर के बाग में कई कीटों का प्रकोप हो रहा है, जिसमें एक मुख्य कीट है छाल भक्षी कीट। ये कीट नई शाखाओं के जोड़ पर छाल के अंदर घुसकर जोड़ को कमजोर कर देता है। फलस्वरूप वे शाखा टूट जाती है, जिससे उस शाखा पर लगे फलों का सीधा नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए खेत को साफ सुथरा रखें, गर्मी में पेड़ों के बीच में गहरी जुताई करें। अधिक नुकसान होने पर डाइक्लोरवास 76 EC 2 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर नई शाखाओं के जोड़ों पर 2-3 बार छिड़काव करें, या फिर रुई को दवा में भिगोकर लकड़ी की सहायता से छेदों को बंद कर दें, या फिर गीली मिट्टी से छेद को बंद कर दें। विशेषकर ये देखा गया है कि बेर के जो फल हैं उन फलों में कीट अंदर निकल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फल छेदक। फल छेदक एक मक्खी होती, तितली होती है। वो फल छेदक तितली शुरू में जब छोटे छोटे फल होते हैं उसी अवस्था में अंडे दे देती है, और ये अंडे फल के अंदर छेद करके देती है और फिर छेद बंद हो जाता है और ये अंडे अंदर ही फल के फूटते हैं, और उससे जो इल्ली निकलती है वो अंदर उसका जो पल्प है, गूदा है, उसको खाती रहती है और बड़े होकर वो पुनः बाहर निकलती है। इस प्रकार से फल का जो गूदा है वो खराब हो जाता है, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, फल गिरते भी हैं बहुतायत में। और अगर फल नहीं भी गिरते हैं तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाने से बाजार भाव नहीं मिलता किसान भाइयों को। तो इसके उपचार सबसे अच्छा ये कि किसान भाई शुरुआती तौर पर जब कटाई छटाई कर देते हैं बेर की मई जून के माह में, उस समय आसपास सफाई रखें, मेढ़ों की सफाई रखें। साथ ही साथ पहला इस पे जैसे ही नई कोपल आती हैं, नए पत्तियां आती हैं, तो हमारे किसान भाई उसमें क्लोरोपाइरीफास या
आपका इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का छिड़काव 15 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार कर दें। इसके लिए 1 से 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाएं और उसका स्प्रे इस प्रकार करें, छिड़काव इस प्रकार करें कि पूरा पेड़ जो है वो पानी से अच्छी तरह से तर हो जाए, पत्तियों से जो हमने छिड़काव कर रहे हैं जो घोल बना है वो टपकने लगे। तो इस प्रकार से अगर 2 बार छिड़काव कर दिया जाए तो इस तितली का प्रकोप नहीं हो पाता, इस कीट का प्रकोप नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त किसान भाई देखेंगे कि जब मौसम गर्म हो और नमी ज़्यादा हो वातावरण में तो एक भभूतिया रोग पत्तियों पर लगता है और जिससे पत्तियां पहले भभूति रंग का उसमें ऊपर एक पूरी एक सतह बनती है और फिर धीरे धीरे पत्ती काली होकर सूख के गिरने लग जाती है। और इतना ही नहीं, पत्तियों के अलावा इस रोग का प्रकोप फलों पर भी देखा गया है। तो किसान भाई इस रोग से बचाना पेड़ को बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसान भाई हमारा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यह छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर कर दें। इससे इस रोग का निदान हो जाता है और इससे होने वाले नुकसान को रोककर किसान भाई भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।